ओके बेटा, हाँ तो लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे? लास्ट टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस किए थे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में हमने कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किया था क्या, कि सिर्फ उसका डेफिनेशन वगैरह था? फॉर्मूला डिस्कस किया था एंड आई थिंक सो कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह डिस्कस किया था, राइट ना? ओके, तो आज हम लोग पहले डिस्कस करेंगे क्या, ग्राम आयोनिक मास के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, राइट ना? तो आज का टॉपिक क्या है आपका? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द मोलर मास, है ना? हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? मोलर मास के बारे में बात कर रहे थे, राइट ना? सो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? कि मास को हम लोग किस तरीके से मोल के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसमें तीन बातें हमें पढ़ना था। पहला था ग्राम एटॉमिक, पहला क्या था? ग्राम एटॉमिक मास, जो एलिमेंट्री मोलर मास को डिफाइन करता है। दूसरा था क्या बेटा? दूसरा था आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो बेसिकली मॉलिक्यूलर लेवल पर मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करता है। और तीसरा आज हम लोग डिस्कस करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड ग्राम आयोनिक मास, ग्राम आयोनिक मास, ठीक है ना? तो मास को डिफाइन करने के लिए ग्राम आयोनिक मास, यानी यहाँ पर आयंस की बातें हैं। अब आपको याद होना चाहिए दैट आयंस कहने का मतलब क्या होता है। आयंस कहने का मतलब क्या होता है? तो आयंस कहने का मतलब हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि अगर कोई भी स्पीसीज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो, नेगेटिव चार्ज एक्सेस कहने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा हो सकता है क्या आपका? पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज कहने का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी हो या लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयंस दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, दूसरा क्या हो सकता है? नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर देखो आयंस दो तरीके का, पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज कहने का मतलब क्या? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? और दूसरा होता है बेटा क्या? नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज कहने का मतलब क्या? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सीधा अगर आयंस को हमें डिफाइन करना हो तो आयंस को हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? द स्पीशीज which is या which has negative charge and positive charge, negative charge and positive charge, right ना? negative charge and positive charge due to difference of electron and proton। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के डिफरेंस के बेसिस पर उस स्पीशीज पर क्या हो सकता है? दो तरीके का चार्ज हो सकता है, एक पर पॉजिटिव हो सकता है, दूसरे पर क्या? नेगेटिव हो सकता है, ठीक है? दूसरा चीज देखो, जनरली हम लोग क्या मानते हैं बेटा? तो देखो जनरली मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायंस। ये आपने पढ़ा होगा, टू फॉर्म कैटायंस। तो कैटायंस मतलब क्या? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। कैटायन कहने का मतलब क्या? पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। कोई भी मेटल है उसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लॉस के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज रेज होगा। तो ये बेटा कहला जाएगा आपका क्या? कैटायन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है Na+1 सोडियम आयन है, आपके पास है Ag+1 सिल्वर आयन है, ठीक है ना? आपके पास है क्या? Mg+2 मैग्नीशियम आयन है, दो पॉजिटिव चार्ज, मतलब क्या? लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास है Am+3 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस, राइट ना? तो दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अमोनियम आयन NH4+1, ठीक है? इसके साथ साथ क्या हो सकता है बेटा? फॉस्फोनियम आयन PH4+1। इसके साथ हो सकता है हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन भी पॉजिटिवली चार्ज है, दैट इज कॉल्ड H3O+1। तो जितने भी कैटायंस हैं उन सब के अंदर क्या होगा? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म पॉजिटिव चार्ज। दूसरा हम नेगेटिव चार्ज के लिए बात करते हैं। दूसरा हम किसके बारे में बात करते हैं बेटा? अनायन के बारे में बात करते हैं। तो अनायन कहने का मतलब क्या होगा? द स्पीशीज which has excess of electron, which has excess of electron। excess of electron का मतलब भी क्या? the electron is more than proton, the electron is more than proton। so excess of electron, that means electron more than protons is termed as
एनायन। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है Cl-1 क्लोराइड आयन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके ऊपर, ठीक है ना। आपके पास है O2-1 ऑक्साइड आयन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है आपके पास, ठीक है। नाइट्राइड आयन M3-1, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। इसके साथ साथ आप मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक जा सकते हैं, लाइक SO4-2- सल्फेट आयन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पर। कार्बन आयन CO3-2- 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है ना। NO3-1 नाइट्रेट आयन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। तो हम लिख सकते हैं क्या, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और जिस पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैट मीन्स द इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। फिर से सुनिए, उल्टा तो नहीं बोल दिया है ना मैंने। इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन, क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। नोट करो बेटा इसको। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, है ना। चलिए अब आगे 2 बातें और आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जनरली अगर कोई स्पीसीज है जो नेगेटिवली चार्ज है, उसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है उसमें, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर में से इलेक्ट्रॉन को माइनस करके निकालेंगे, और यहाँ पर एटॉमिक नंबर में इलेक्ट्रॉन को ऐड करके निकालेंगे। तो आपको पता होना है 2 चीज़ें, देखिए यहाँ पर 2 बातें और समझते हैं आपको यहाँ पर, कि अनाइन में आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अनाइन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैटाइन, ठीक है ना। जबकि प्रोटॉन नंबर दोनों सिचुएशन में सेम होगा। अगर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है तब भी प्रोटॉन का नंबर उतना ही होगा जितना कैटाइन के रूप में होगा या जितना अनाइन के रूप में होगा, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन नॉट बी चेंज। क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होगा। तो दैट देखिए, यानी पहला चीज़ आपको याद रखना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अनायन। अनायन में कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, Z+E-, कितना इलेक्ट्रॉन आपने जोड़ा, या इसको दूसरे तरीके से पढ़ें तो Z+ एनाइन चार्ज, कितना एनाइन चार्ज उसके ऊपर है, Z+ एनाइन चार्ज। जैसे मान लो ना कि आपके पास है बेटा क्या, Cl-1 क्लोराइड आयन, तो क्लोरीन के लिए एटॉमिक नंबर और उसके ऊपर चार्ज, तो क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 और इसके ऊपर चार्ज एक ही है ना, तो 17+1 कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 18, ठीक है ना। अच्छा, अगर O2- है तो ऑक्सीजन के लिए Z+ चार्ज एज इलेक्ट्रॉन, तो Z क्या है, एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज। तो आप उस 2 को जोड़िएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एक और देखिएगा, CO3-2- है। अगर CO3-2- है देन अगेन यहाँ पर कार्बन है, देखो बेटा कार्बन के लिए क्या हो जाएगा 6, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर Z ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम्स Z ऑफ ऑक्सीजन प्लस एनाइन चार्ज। तो देखिए Z ऑफ कार्बन कितना हो गया 6 प्लस Z ऑफ ऑक्सीजन 3 × 8 प्लस कितना चार्ज है इसके ऊपर 2, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, देन कितना होगा बेटा 6 + 8 3 24 + 2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 32 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन बेटा 32। तो किसी भी अनाइन पर कितना इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैलकुलेट करें, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना। दूसरी चीज़ समझना आपको क्या है, दूसरा चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कैटाइन। अगर कोई कैटाइन है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होगा Z- इलेक्ट्रॉन, यानी Z- कैटाइन चार्ज, Z- कैटाइन चार्ज, कितना कैटाइन चार्ज है उसको माइनस करना है। तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास है Na+1, तो कैटाइन चार्ज के रूप में यहाँ पर कितना है +1। सोडियम के लिए Z कितना होता है, तो Z- इलेक्ट्रॉन करना है, तो Z यानी 11 माइनस कैटाइन चार्ज कितना 1, तो 11 - 1 कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अगर बेटा आपके पास है मैग्नीशियम आयन Mg2+, अच्छा अगर Mg2+ है तो मैग्नीशियम के लिए Z कितना होता है Z- कैटाइन चार्ज, तो Z कितना 12, मैग्नीशियम के लिए 12 होता है, माइनस कितने चार्ज है यहाँ पर 2, तो 12 - 2 कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया यहाँ तक। अच्छा दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, H3O+1, कितने एटम है हाइड्रोजन के, तो 3 × Z ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 × Z ऑफ ऑक्सीजन,
माइनस करना है क्या, केटाइन चार्ज, माइनस केटाइन चार्ज। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 माइनस कितना केटाइन चार्ज है यहाँ पर 1, तो कितना हो जाएगा बेटा 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 1 10। समझ में आ गया ना केटाइन चार्ज कैसे निकाल सकते हैं, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए पहले इसको। लेते आए हैं है ना बेटा, चलो ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन क्या हो सकता है, पहले तो हम ग्राम आयोनिक मास को समझ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ में आ गया, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना। अब हम लोग आगे चल सकते हैं, आगे हम लोग अब चल सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ क्या है आपके पास, ग्राम आयोनिक मास। सबसे पहली चीज़ क्या है, ग्राम आयोनिक मास, ठीक है। तो ग्राम आयोनिक मास को कैसे समझना है, तो यहाँ पर सिंपल सा चीज है, सिंपल सा टर्म्स है, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, व्हेन द मास ऑफ 6.022 into 10 to the power 23, when the mass of 6.022 into 10 to the power 23 ions, ठीक है ना। so when the mass of 6.022 into 10 to the power 23 ions is expressed in gram, is expressed in gram, ठीक है ना, is expressed in gram, is known as gram ionic mass, is known as gram ionic mass, ठीक है ना। तो सिंपल टर्म है, यहाँ पर क्या क्या करना है आपके लिए, GIM के लिए हमको क्या चाहिए, तो मास ऑफ एटम इन AMU, mass of ion in AMU, mass of ion in AMU into 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम, AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू एवोगाड्रोस नंबर, है ना। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फेट आयन SO4 2 माइनस आयन। तो पहले तो आपको चाहिए क्या, इसका मास चाहिए किसमें, AMU में। तो सल्फर का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 16 4 जा 64 प्लस 32 96 हो जाएगा, तो 96 AMU इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 से गुना कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट हो गया, इंटू एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इन सबको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 96 ग्राम आ जाएगा, क्या हो जाएगा 96 ग्राम। तो GIM ऑफ सल्फेट आयन, GIM ऑफ सल्फेट आयन कितना आ गया 96 ग्राम। अब तो सेम बात रिपीट होगा जैसा आपने पहले भी पढ़ा था, है ना, कि अगर हमारे पास सल्फेट आयन के दो कॉन्सेप्ट हैं, किसी ने 96 AMU बोला और किसी ने 96 ग्राम बोला, तो बहुत कुछ अंतर में बोल दिया। क्या सब अंतर, क्या सब डिफरेंस में बोला बेटा, तो पहला तो यूनिट का डिफरेंस, पहला यूनिट AMU और ग्राम। दूसरा डिफरेंस क्या बोला बेटा, दूसरा डिफरेंस बताइए, दूसरा डिफरेंस नंबर का, नंबर पर ये 1 आयन और ये एवोगाड्रोस आयन, और तीसरा चीज बेटा किस पर, मोल पर। अगर मोल की बात करते हैं तो 1/Na मोल, और कितना मोल है 1 मोल, यानी 96 AMU अगर बोला हमने तो 1/Na मोल बोला, सॉरी, एंड अगर हमने 96 ग्राम बोला तो 1 मोल, कितना बोला 1 मोल, है ना। कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना, नोटेड, नोट कीजिए। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा, चलो ओके। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं इसमें किस तरीके का फॉर्मूला डेवलप होगा, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है ना। तो देखो सबसे पहला चीज है ना, सबसे पहला चीज हम लोगों ने क्या पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स। सबसे पहली चीज नंबर ऑफ मोल्स यानी N इज इक्वल टू, आपके पास कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, कॉन्सेप्ट था गिवन नंबर ऑफ आयन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर,
ठीक है ना। अब देखो इसको N/Na से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला तो आपका यही था N/Na, ये तो फेमस फंडामेंटल फार्मूला है ना आपका। ठीक है, दूसरा जो फार्मूला था अभी मास के लिए हम लोग समझ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मास इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बेटा, गिवन मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय ग्राम आयोनिक मास, डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, ग्राम आयोनिक मास, जिसको GIM बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, GIM। तो यहाँ से गिवन मास को W और ग्राम आयोनिक मास को GIM, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 में भी आपका नंबर ऑफ मोल्स है और इक्वेशन नंबर 2 में भी आपका नंबर ऑफ मोल्स है। LHS अगर सेम होगा तो RHS सेम हो जाए। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 what we can write, N/Na is equal to W by Gi, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना। तो ये नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करके दे देगा। तो अगर Na इधर भेजें तो गिवन मास में आयन, यानी पहला नंबर ऑफ आयंस इन गिवन मास के लिए फॉर्मूला मिलेगा आपको, N इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर इधर भेजना है। तो क्या आ जाएगा, N इज इक्वल टू गिवन मास बाई ग्राम आयोनिक मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला बन सकता है आपका। दूसरा चीज देखिए आपके पास क्या बन सकता है, नंबर ऑफ आयंस इज गिवन इन गिवन मास। नेक्स्ट देखो, मास इन गिवन नंबर, मास इन गिवन नंबर। अगर नंबर गिवन है और मास कैलकुलेट करना है तो यहीं से चलिए GIM इधर भेज दिए, W बच जाएगा। अगर GIM इधर भेज देंगे तो क्या जाएगा, GIM into N by एवोगाड्रोस नंबर इक्वल टू W। सो W इज इक्वल टू N by एवोगाड्रोस नंबर इनटू GIM। ठीक है, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट इसका, मास का। ये मास कैलकुलेट करने के लिए और ये नंबर कैलकुलेट करने के लिए, मास और ये नंबर। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। बायो क्लास हुई है। ठीक है, हो गया बताएं। ओके बेटा, ओके चलो देखो अब क्वेश्चन की बारी है ना। इसमें एक चीज़ और मैं लिखूंगा आपको, एक चीज़ और समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। एक चीज़ मैं और आपको समझा दूंगा। देखो इसमें एक क्वेश्चन और हो सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन आयन और केटायन। ठीक है ना, तीसरा पार्ट, तीसरा फॉर्मूला।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन आयन, इन एन आयन, ठीक है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन, यानी यहीं से चलेंगे, अगर यहाँ से चलेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आयन इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ आयन्स इनटू इलेक्ट्रॉन इन वन आयन्स। अब देखो नंबर ऑफ आयन्स यानी ये वाला है नंबर ना बेटा, इस फार्मूला का ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे उठाएंगे तो क्या जाएगा, n इक्वल टू क्या है, गिवन मास बाय GIM इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू अनायन है, तो अनायन के लिए क्या बताया था, Z प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Z प्लस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैटायन, अगेन सेम फार्मूला, नंबर ऑफ आयन्स इनटू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन इन वन आयन्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कैटायंस, कैटायंस में इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स इन वन आयन, देन अगेन क्या लिख सकते हैं, गिवन मास बाय GIM इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू क्या लिख सकते हैं बेटा, Z माइनस E माइनस, ठीक है। तो Z में से क्या करना, चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को हटा देना और Z में इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना, तो कैटायन का इलेक्ट्रॉन और ये एनायन का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। नोट करो बेटा, अब क्वेश्चन की बारी है, न्यूमेरिक प्रॉब्लम। किसका कैसे ऐसे सब कर रहे थे, यहाँ ये आपका क्या नहीं पता, पानी पिए था बहुत आपको मिला नहीं पानी तो दर्द करता है। अब वो इतना सॉलिड चीज़ गया है तो ऑब्वियसली दर्द करता है। तो बोलना चाहिए था उस समय, सुबह ही कर उस समय बोला था उसको मैं क्या पाऊँगा वहाँ छुट्टी लेकर आ गए, छुट्टी चौक पर गिरा तो ये खा लिया बात है, कुछ नहीं हुआ अब फिर वो हल्का फल्का चलेगा क्योंकि बहुत टफ होता है ना ये प्लास्टिक, ऐसे पेट में तो वो गल जाता है जब ये जो आपका HCl है ना वो उसको डिसॉल्व कर देता है, उसमें टेंशन नहीं है ना, वो बाहर आ जाए, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट वाली बात नहीं है ना, है ना। इसीलिए तो मना करता हूँ माउथ में पेन रखने नहीं चाहिए, आप लोग समझते हैं बात को, पता नहीं एक नाखून खाते रहता है हमेशा, एक बीमारी होता है, नाम बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम लिखवाओ अपना, ठीक है ना, स्प्रिंग खाने वाले में और प्लास्टिक खाने वाले। चलो वापस आते हैं ना, ठीक है। देखो बेटा इधर ध्यान दो, हाँ हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो पहला, फाइंड द नंबर ऑफ आयन, फाइंड द नंबर ऑफ आयन्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ, in a given sample of 6 ग्राम कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में लग रहा है कि सिर्फ एक ही डाटा गिवन है लेकिन बहुत सारे डाटा गिवन है। पहले से क्या पूछ रहा है आपसे, नंबर ऑफ आयन्स पूछ रहा है, यानी फॉर्मूला याद रखो, नंबर ऑफ आयन्स के तो दूसरा गिवन क्या है, मास गिवन है, तो नंबर ऑफ आयन्स इक्वल टू वेट बाय GIM इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये था ना फॉर्मूला नंबर ऑफ आयन्स के लिए, ठीक है। तो पहले जो कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला आप लिख लीजिए, उसके बाद आप उसमें से आइडेंटिफाई कीजिए क्या गिवन है क्या नहीं गिवन। ये तो कांस्टेंट ही ना बेटा, ये कांस्टेंट है, और GIM को हमने अभी देखा भी, ये क्या है, एग्जैक्टली मास नंबर है, सम कर देंगे सारे मास को, और ये W जो है वो गिवन मास है। तो यहाँ पर देखो W गिवन मास है कितना ग्राम, 6 ग्राम, मॉलिक्यूल यानी आयंस जो है अपना वो कौन सा है, कार्बोनेट है, अपना कौन सा है, कार्बोनेट आयंस है। कार्बोनेट आयंस कहने का मतलब CO3 -, इसका मास AMU से ग्राम में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, जितना AMU में आएगा वही ग्राम का स्केल होगा। कार्बन के लिए 12 ग्राम, ऑक्सीजन के लिए 16 होता ना, 16 × 3, 16 × 3 कितना, 48, कितना ग्राम,
60 ग्राम। 6 ग्राम की में ना 60 ग्राम GIM। एवोगाड्रोस नंबर आपको मालूम होगा, Na इसका तो क्या है 6.022 into 10 to the power 23। तो Na मालूम है, GIM मालूम चल गया, और गिवन है ये W। फॉर्मूला में रख दे सब कुछ, 6/60 गुना 6.022 into 10 to the power 23। ये होगा ना बेटा, क्या हो जाएगा 6 है 10, मतलब सॉरी 6 है 60, एक 10 घट जाएगा यहाँ पे, 10 to the 22 कितना क्या 6.022 into 10 to the power 22 आयंस। ठीक है ना। अब इसी में क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रॉन नंबर, फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन गिवन सैंपल, फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन गिवन सैंपल, इन गिवन सैंपल। तो पता करना है क्या, देखो कार्बोनेट आयन है CO3-2 अनायन है, अनायन के लिए इलेक्ट्रॉन स्पीड क्या पढ़ा थे Z+4, Z+4। जेड देखो कार्बन का जेड कितना 6, ऑक्सीजन 3 है ना, 8 या 24 प्लस कितने नेगेटिव चार्ज है 2, तो 24 से 30 तो 32 इलेक्ट्रॉन हो गया। देन इसमें कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके तो मैंने लिखा था ना आपको n इंटू Z+E-, तो यहाँ पर n कितना बेटा, ये तो हम कैलकुलेट कर ही चुके ना, तो बार बार n कैलकुलेट करने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। उसी सैंपल में इलेक्ट्रॉन पूछा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 6.022 into 10 to the power 22 into 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब देखो गुना करो, 32 दूनी 64 के आपका 6, 32 दूनी 64 के 4 मिलता है, 64 के 4 6, 32 दूनी 64 और 6 70 07 6 बार 2 में 1 से देखा है 192.704 बना 10 के पावर 22। ठीक है ना। कितना जरूर घर सकता है, 1 2 2 0 और बढ़ा दीजिए 1.92704 गुना 10 के पावर 24 है। ठीक है, आगे समझ में कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना। क्या बोलते बोलो क्या दिक्कत हुई बोलो। हाँ क्या तो ये n आ गया ना आपका, ये फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन गिवन सैंपल, उसी सैंपल में कितना होगा, तो सैंपल में देखिए सैंपल में कितने आयन, उसी आयन को तो मल्टीप्लाई करो। नहीं समझा, जबरदस्ती वाली। हाँ देखो ऐसा लिख दो, देखो क्वेश्चन देखो ऐसा, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है फाइंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ 6 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन, वही है ना, ये दोनों जोड़िए, दोनों क्वेश्चन जोड़िए, ये जोड़ी होगा ना। ठीक है ना। तो मैंने उसी के साथ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट लिख के उसी सैंपल में कितना इलेक्ट्रॉन को वो कर देते, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखा था ना अभी एनाइन के लिए, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू गिवन मास बाय GIM इंटू एवोगाड्रोस नंबर इंटू Z+E-, सब कुछ तो वही है ना, ये होता है कि फॉर्मूला यहाँ और वो दोनों मल्टीप्लाई कर देगा, ये फॉर्मूला मिलेगा। हो गया ना, काफी है ना उसके लिए। See you tomorrow.